नमस्ते। आज हम एक बहुत ही सीधी लेकिन कह सकते हैं बड़ी चुनौती पर बात कर रहे हैं। मतलब ये जो दुनिया की आबादी लगातार बढ़ रही है, उनका पेट कैसे भरा जाए, सबके लिए पर्याप्त भोजन कैसे उगाया जाए, ये सवाल है। हाँ, ये वाकई एक बड़ा सवाल है। तो आज हम इसी सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। उन तरीकों पर गौर करेंगे जिनसे खाद्य उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। हमारे पास जीव विज्ञान और कृषि से जुड़े कुछ स्रोत हैं और इनमें परंपरागत तरीकों से लेकर एकदम नई तकनीक तक की बात की गई है। बिल्कुल। हम मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बात करेंगे। पहला, पशुपालन में सुधार कैसे हो रहा है, फिर पौधों की नस्लें बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा रहा है, और फिर कुछ कह सकते हैं भविष्य की तकनीकें जैसे एकल कोशिका प्रोटीन और ऊतक संवर्धन। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना जरूरी है कि हमें पुराने ज्ञान और नई तकनीक दोनों को साथ लेकर चलना होगा। सिर्फ पारंपरिक खेती शायद अब काफी ना हो। एक दिलचस्प आंकड़ा ये है कि दुनिया के 70% से ज्यादा मवेशी वो भारत और चीन में है। अच्छा, 70%? हाँ, लेकिन दुनिया के कुल दूध या मांस उत्पादन में उनका हिस्सा सिर्फ 25% है। ओहो, तो मतलब प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। बिल्कुल। साफ है कि प्रति पशु उत्पादकता बढ़ाने की बहुत गुंजाइश है और यहीं पर नई तकनीकें काम आती हैं। सही कहा। तो चलिए पहले पशुपालन से ही शुरू करते हैं। आम भाषा में इसका मतलब क्या है और इसमें क्या क्या शामिल है? देखिए, पशुपालन यानी जानवरों को पालना और उनकी नस्ल सुधारना ताकि उनसे हमें बेहतर उत्पाद मिल सकें, जैसे दूध, मांस, अंडे, ऊन वगैरह। इसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर तो आते ही हैं। साथ ही मुर्गी पालन मतलब पोल्ट्री और मछली पालन फिशरीज भी इसी का हिस्सा माने जाते हैं। हजारों सालों से इंसान इन जानवरों पर निर्भर रहा है। ठीक है। तो मान लीजिए किसी को डेयरी फार्मिंग करनी है, तो सिर्फ गाय भैंस पाल लेना ही काफी है या फिर ज्यादा और बेहतर दूध के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है? नहीं, सिर्फ पाल लेना काफी नहीं है। एक वैज्ञानिक तरीका अपनाना पड़ता है। सबसे पहले तो अच्छी नस्ल चुननी होगी। ऐसी गाय या भैंस जो ज्यादा दूध देती हो और स्थानीय माहौल में बीमार कम पड़ती हो, जैसे जर्सी गाय। हाँ, नाम सुना है। हाँ, फिर उनके रहने की साफ सुथरी जगह, पीने का भरपूर पानी और बीमारी से बचाने का इंतजाम, ये सब जरूरी है। और खिलाने पिलाने का भी वैज्ञानिक तरीका होना चाहिए। कितना चारा देना है, कैसा चारा देना है, इस पर ध्यान देना जरूरी है। अच्छा। और सबसे महत्वपूर्ण सफाई, चाहे जानवरों हो, उनकी देखभाल करने वाले हों या दूध निकालने और रखने की जगह हो, हर स्तर पर सफाई बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो है। आजकल तो कई डेयरियों में मशीनों से काम होता है। इससे इंसानी हाथों का संपर्क कम होता है और सफाई बेहतर रहती है। नियमित जांच और रिकॉर्ड रखना भी जरूरी है। और यही बातें मुर्गी पालन यानी पोल्ट्री पर भी लागू होती होंगी, अंडे और चिकन के लिए? हाँ, बिल्कुल। पोल्ट्री में मुर्गे, मुर्गियां जैसे लेग हॉर्न, बत्तख, टर्की वगैरह पाले जाते हैं। यहाँ भी वही सिद्धांत है। सही नस्ल का चुनाव, साफ और सुरक्षित फार्म, सही दाना पानी और सेहत का ध्यान रखना। बस यहाँ एक चीज है, बर्ड फ्लू जैसी बीमारियों का खतरा ज्यादा रहता है, तो अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ती है। वो तो है। ये तो हुआ प्रबंधन, लेकिन आपने शुरू में कहा कि नस्ल सुधारना भी जरूरी है। तो जानवरों की नस्ल सुधारने के क्या तरीके हैं? हाँ, नस्ल सुधार यानी ब्रीडिंग, इसका मकसद ही यही है कि जानवरों की पैदावार बढ़े और हमें उनसे मिलने वाले उत्पादों की क्वालिटी बेहतर हो। नस्ल मतलब एक जैसे दिखने वाले एक ही वंश के जानवर। इसके मोटे तौर पर 2 तरीके हैं। एक है अंतःप्रजनन यानी इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग? हाँ, और दूसरा बहिर्प्रजनन यानी आउटब्रीडिंग। अंतःप्रजनन में क्या होता है, एक ही नस्ल के करीबी रिश्तेदारों जैसे भाई बहन या माँ बेटा, इनके बीच 4-6 पीढ़ियों तक संगम कराया जाता है। ओह, करीबी रिश्तेदारों में? हाँ, इसका फायदा ये है कि अच्छे गुण एक जगह जमा होते हैं और नस्ल प्योर हो जाती है। मतलब गुणों का पक्का होना। इससे छुपी हुई खराबियां भी सामने आ जाती हैं, जिन्हें फिर हटाया जा सकता है। अच्छा, ये फायदा है। लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान भी है। लगातार ऐसा करने से जानवरों में अक्सर कमजोरियां आने लगती हैं। उनकी बच्चा पैदा करने की क्षमता और दूध या मांस देने की क्षमता घट जाती है। तो मतलब नस्ल कमजोर पड़ जाती है? बिल्कुल। इसे अंतःप्रजनन अवसादन या आसान भाषा में कहें तो नस्ल का कमजोर पड़ जाना कहते हैं। इसका इलाज है कि उसी नस्ल के किसी दूर के अच्छे जानवर से संगम कराया जाए। अच्छा, तो ये सावधानी जरूरी है। और दूसरा तरीका?
बहिर्प्रजनन। हाँ, बहिर्प्रजनन इसका मतलब है ऐसे जानवरों के बीच संगम कराना जिनका आपस में कोई करीबी रिश्ता ना हो। इसके भी 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार। हाँ, पहला बाह्य संकरण, आउटक्रॉसिंग। इसमें नस्लें तो एक ही होती है पर जानवर दूर के रिश्तेदार होते हैं, मतलब 4-6 पीढ़ी तक कोई साझा पूर्वज नहीं। ये उन जानवरों के लिए अच्छा है जो औसत दर्जे के हैं या जिनमें वो इनब्रीडिंग से कमजोरी आ गई हो। ठीक है। दूसरा संकरण, क्रॉस ब्रीडिंग। इसमें एक नस्ल के बेहतरीन नर का दूसरी नस्ल की बेहतरीन मादा से संगम कराते हैं। अलग अलग नस्लों का। हाँ, मकसद होता है दोनों नस्लों के अच्छे गुणों को एक ही जानवर में लाना। जैसे पंजाब में बीकानेरी भेड़ और मेरिनो मेढे के क्रॉस से हिसारडेल नाम की नई भेड़ की नस्ल बनाई गई। उसमें दोनों के अच्छे गुण थे। अच्छा, हिसारडेल। और तीसरा है अंतःविशिष्ट संकरण, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इसमें तो 2 अलग-अलग प्रजातियों के जानवरों का संगम करा देते हैं। क्या बात है, प्रजातियां ही अलग। जैसे घोड़ी और गधे के संगम से खच्चर बनता है, जो बोझा ढोने में कहते हैं दोनों से बेहतर माना जाता है। वाह, ये तो काफी दिलचस्प है। क्या आजकल इनसे भी तेज या आधुनिक तरीके आ गए हैं ब्रीडिंग के? हाँ बिल्कुल, कंट्रोल तरीके से ब्रीडिंग के लिए अब नई तकनीकें हैं। एक है कृत्रिम वीर्यसेचन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, AI। हाँ AI। इसमें किसी चुने हुए बेहतरीन नर जानवर का वीर्य लेकर उसे मादा के जननांग में डॉक्टर की मदद से पहुंचा दिया जाता है। इस वीर्य को तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जमाकर मतलब फ्रीज करके रख सकते हैं और बाद में या कहीं दूर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक अच्छे सांड से कई गायों को? बिल्कुल, इससे एक अच्छे सांड का वीर्य कई गायों के लिए इस्तेमाल हो सकता है और दूर दराज के इलाकों में भी अच्छी नस्लें पहुंचाई जा सकती हैं। कमाल है। और दूसरी तकनीक? दूसरी कमाल की तकनीक है MOET, यानी मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। MOET, ये क्या है? सोचिए, एक बेहतरीन गाय को खास हार्मोन देकर उससे एक बार में 1 अंडे के बजाय 6-8 अंडे बनवाए जाते हैं। एक बार में 6-8 अंडे? हाँ। फिर उसका सबसे अच्छे सांड से गर्भाधान कराया जाता है। जब ये अंडे भ्रूण यानी एम्ब्रायो बन जाते हैं, करीब 8-32 कोशिका अवस्था में, तो उन्हें बिना ऑपरेशन के निकालकर दूसरी साधारण गायों, जिन्हें सरोगेट माँ कहते हैं, उनके गर्भाशय में रख दिया जाता है। अरे वाह। और असली माँ वो अगले महीने फिर से अंडे देने के लिए तैयार। मतलब एक टॉप क्लास गाय से कुछ ही समय में उतने बच्चे मिल सकते हैं जितने शायद वो पूरी जिंदगी में देती। ये तो झुंड सुधार में क्रांति लाने जैसा है। बिल्कुल, ये तकनीक गाय, भैंस, भेड़, खरगोश, घोड़ी सब में इस्तेमाल हो रही है। इससे कम समय में ज्यादा दूध देने वाली या बेहतर मांस देने वाली नस्लें तैयार करना बहुत तेज हो गया है। ये तो बड़े फार्म्स और डेयरियों की बात हुई। क्या छोटे स्तर पर भी पशुपालन के ऐसे उदाहरण हैं जो दिलचस्प हों, जैसे मधुमक्खी पालना? हाँ, मधुमक्खी पालन या मौन पालन, जिसे एपीकल्चर कहते हैं, वो तो सदियों पुराना कुटीर उद्योग है। शहद और मधुमोम के लिए मधुमक्खियों के छत्ते संभालना। शहद तो पौष्टिक है ही, आयुर्वेद में दवा की तरह भी इस्तेमाल होता है, और मोम कॉस्मेटिक्स और पॉलिश बनाने में काम आता है। हाँ, मोम का तो पता है। अब शहद की मांग इतनी बढ़ गई है कि ये अच्छा पैसा कमाने का जरिया बन गया है। कहीं भी कर सकते हैं, बस आसपास फूल वाले पौधे, पेड़ या फसलें होनी चाहिए। भारत में एपिस इंडिका सबसे आम मधुमक्खी है। अच्छा, एपिस इंडिका। हाँ, लोग अपने आंगन, बरामदे या छत पर भी छत्ते रख लेते हैं। बस थोड़ा ज्ञान चाहिए कि मधुमक्खियों का स्वभाव कैसा है, छत्ता कहाँ रखें, मौसम के हिसाब से देखभाल कैसे करें और शहद, मोम कैसे निकालें। और एक और बड़ा फायदा, मधुमक्खियां परागण में मदद करती हैं, पॉलिनेशन। अच्छा, पॉलिनेशन। मक्खी के छत्ते रखे जाएं तो फसल भी ज्यादा मिलती है और शहद भी। क्या बात है, दोहरा फायदा। और मछली पालन यानी फिशरीज के बारे में क्या? उस पर भी बहुत लोग निर्भर हैं। बिल्कुल, मत्स्यिकी या फिशरीज भी बहुत बड़ा उद्योग है। मछली पकड़ना, साफ करना, बेचना। इसमें सिर्फ मछली ही नहीं, शेलफिश जैसे सीप और क्रिस्टेशियन जैसे झींगा, केकड़ा भी आते हैं। हाँ, झींगा, केकड़ा। हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा भोजन के लिए इन पर निर्भर है। कतला, रोहू, कॉमन कार्प जैसी मीठे पानी की मछलियां और हिल्सा, सार्डिन, मैकरल,
पॉम्फ्रेट जैसी समुद्री मछलियां आम हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में इसका बड़ा योगदान है, खासकर समुद्र किनारे बसे राज्यों में। लाखों मछुआरों और किसानों की रोजी रोटी इसी से चलती है। मांग इतनी बढ़ रही है कि सिर्फ समुद्र या नदियों से पकड़ना काफी नहीं है, इसलिए अब तालाब वगैरह में मछली पालने, जिसे पिसिकल्चर कहते हैं, और जलीय खेती यानी एक्वाकल्चर का चलन बढ़ा है। अच्छा, एक्वाकल्चर। हाँ, इसे हरित क्रांति की तरह नील क्रांति या ब्लू रेवोल्यूशन कहा जा रहा है। ओह, नील क्रांति। ठीक है, तो जानवरों से अब पौधों की तरफ आते हैं। हाँ, जैसे जानवरों की नस्ल सुधारी जाती है, वैसी पौधों की भी। सुना है पादप प्रजनन मतलब प्लांट ब्रीडिंग ने हरित क्रांति में बड़ा रोल निभाया था। बिल्कुल निभाया था। पादप प्रजनन मतलब पौधों की प्रजातियों में अपनी मर्जी के बदलाव लाना, ताकि हमें ऐसी किस्में मिलें जो खेती के लिए बेहतर हों, ज्यादा पैदावार दें, बीमारियों से लड़ सकें, सूखा या गर्मी झेल सकें। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है, हजारों साल से, हाँ। करीब 9-11 हजार साल से इंसान ये करता आ रहा है। हजारों साल से। हाँ, पहले लोग बस अच्छे दिखने वाले पौधों के बीज चुनकर बो देते थे। आजकल इसमें जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और टिश्यू कल्चर जैसी तकनीकें भी इस्तेमाल हो रही हैं। लक्ष्य वही है, ज्यादा उपज, बेहतर क्वालिटी जैसे स्वाद, पोषक तत्व, फिर खराब मौसम झेलने की ताकत, बीमारियों और कीड़ों से लड़ने की क्षमता। तो ये होता कैसे है? मान लीजिए किसी वैज्ञानिक को गेहूं की एक नई बेहतर किस्म बनानी है, उसका तरीका क्या होगा? मतलब स्टेप्स क्या होंगे? देखिए, ये एक लंबा और ध्यान से करने वाला काम है। मोटे तौर पर इसके 5 कदम होते हैं। 5 कदम, ठीक है। पहला है विविधता इकट्ठा करना। सबसे पहले तो दुनिया भर से गेहूं की जितनी भी किस्में या जंगली प्रजातियां मिल सकें, उनके बीज या पौधे जमा करने पड़ते हैं। इसे जनन द्रव्य संग्रहण या जर्म प्लाज्म कलेक्शन कहते हैं। ये एक तरह से गुणों की लाइब्रेरी है। गुणों की लाइब्रेरी। अच्छा, फिर? दूसरा, माता पिता चुनना। इस लाइब्रेरी में से उन पौधों को छांटना पड़ता है जिनमें हमारी जरूरत के गुण हों, जैसे ज्यादा दाने, बीमारी से लड़ने की ताकत। ठीक है, पेरेंट्स चुन लिए। तीसरा, क्रॉस कराना यानी संकरण। अब चुने हुए माता पिता पौधों के बीच क्रॉस कराते हैं। मान लीजिए एक पौधे में दाने अच्छे हैं और दूसरे में बीमारी से लड़ने की ताकत। क्रॉस कराने से उम्मीद होती है कि दोनों गुण एक ही पौधे में आ जाएं। ये बहुत धैर्य का काम है। हजारों क्रॉस करने पर शायद कुछ ही सफल होते हैं। हजारों में से कुछ? हाँ। चौथा, सबसे अच्छे बच्चे चुनना। क्रॉस से जो नई पीढ़ी के पौधे उगते हैं, उनमें से उन पौधों को चुनना होता है जिनमें दोनों अच्छे गुण आ गए हों। फिर इन चुने हुए पौधों को कई पीढ़ियों तक आपस में ही क्रॉस कराते हैं, मतलब स्वपरागण, ताकि गुण पक्के हो जाएं और आगे ना बदलें। गुण पक्के करना। और 5वां और आखिरी कदम, टेस्टिंग और रिलीज। आखिर में इस नई किस्म को पहले रिसर्च खेतों में, फिर देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों के खेतों में कई मौसमों तक उगाकर परखा जाता है। देखा जाता है कि ये वाकई पुरानी किस्मों से बेहतर है या नहीं। अगर सब ठीक रहा, तब जाकर इसे किसानों के लिए जारी किया जाता है। बाप रे, काफी लंबा प्रोसेस है। लेकिन इसी तरीके से भारत में हरित क्रांति आई थी। हाँ, इसी प्रक्रिया से 1960 के दशक में गेहूं और धान की ऐसी ही नई, ज्यादा उपज देने वाली किस्में विकसित की गईं। 60 के दशक में? हाँ। नतीजा ये हुआ कि 1960 से 2000 के बीच भारत में गेहूं का उत्पादन 11 मिलियन टन से बढ़कर 75 मिलियन टन हो गया। 11 से 75 मिलियन टन। और धान का उत्पादन 25 मिलियन टन से बढ़कर करीब 90 मिलियन टन हो गया। कमाल है। ये कमाल हुआ था अर्ध बौनी मतलब सेमी ड्वार्फ किस्मों से। नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग ने मेक्सिको में गेहूं की ऐसी किस्में बनाई। 1963 में भारत में सोनालिका और कल्याण सोना जैसी किस्में आईं। ये ज्यादा उपज देती थीं और बीमारियों से भी लड़ सकती थीं। सोनालिका, कल्याण सोना, नाम सुने? हाँ। धान में भी फिलीपीन से IR8 और ताइवान से ताइचुंग नेटिव 1 जैसी अर्ध बौनी किस्में लाई गईं और बाद में भारत में जया और रत्ना विकसित हुई। जया और रत्ना। गन्ने में भी उत्तर भारत के कम चीनी वाले गन्ने को दक्षिण भारत के मोटे ज्यादा चीनी वाले गन्ने से क्रॉस करके बेहतर किस्में बनाई गईं जो उत्तर भारत में भी उग सके। बाजरा, ज्वार, मक्का में भी ऐसी ही सफलता मिली। ये तो हुई उपज बढ़ाने की बात। बीमारियों से बचाने में ये ब्रीडिंग कैसे मदद करती है? फसलें तो बीमारियों से बहुत बर्बाद होती हैं। फंगस, बैक्टीरिया। हाँ, फफूंद, बैक्टीरिया, वायरस, इनसे 20-30% या कभी-कभी पूरी फसल तबाह हो जाती है। अगर हम ऐसी किस्में उगाएं जिनमें बीमारी से लड़ने की ताकत हो, तो नुकसान कम होगा
और कीटनाशक दवाइयों पर निर्भरता भी घटेगी। तो तरीका वही है, क्रॉस ब्रीडिंग। तरीका वही है, या तो पारंपरिक क्रॉस ब्रीडिंग से, या फिर एक और तरीका है उत्परिवर्तन प्रजनन, मतलब म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन ब्रीडिंग। हाँ, पारंपरिक तरीके में हम जनन द्रव्य में ऐसी किस्में ढूंढते हैं जिनमें बीमारी से लड़ने की ताकत हो, फिर उन्हें अच्छी उपज वाली किस्मों से क्रॉस करते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की हिमगिरी किस्म पत्ती और धारी कीट रोग से लड़ सकती है। लोबिया काउपी की पूसा कोमल किस्म बैक्टीरियल ब्लाइट से बच जाती है। अच्छा, पूसा कोमल। दूसरा तरीका उत्परिवर्तन प्रजनन थोड़ा अलग है। इसमें पौधे के बीज या हिस्से को रेडिएशन जैसे गामा किरणें या केमिकल से ट्रीट करते हैं। रेडिएशन से? हाँ, इससे उसके जीन्स में अचानक छोटे मोटे बदलाव मतलब म्यूटेशन आ जाते हैं। फिर हम उन पौधों को चुन लेते हैं जिनमें कोई फायदेमंद बदलाव आया हो, जैसे बीमारी से लड़ने की नई ताकत। मूंग की दाल में पीला मोज़ेक वायरस और पाउडरी मिल्ड्यू से लड़ने की ताकत इसी तरीके से डाली गई है। मूंग दाल में? वाह। हाँ, और कभी-कभी जंगली रिश्तेदारों से भी बीमारी से लड़ने वाले जीन लिए जाते हैं, जैसे भिंडी की परभणी क्रांति किस्म। उसमें पीला मोज़ेक वायरस से लड़ने की ताकत उसकी एक जंगली प्रजाति से लाई गई। अच्छा, भिंडी की जंगली प्रजाति से। बिल्कुल। और कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए भी यही तरीके काम आते हैं? हाँ, कीड़ों से बचाव के लिए भी ब्रीडिंग की जाती है। पौधे कई तरीकों से कीड़ों को भगाते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां रोएदार होती हैं, जैसे कपास में, जो जैसिड जैसे कीड़ों को पसंद नहीं आती। रोएदार पत्तियां? हाँ, किसी का तना ठोस होता है, जैसे गेहूं में, तो उसमें स्टेम सॉफ्टलाई अंडा नहीं दे पाती। कुछ पौधों में खास केमिकल होते हैं जो कीड़ों को पसंद नहीं आते, जैसे मक्का में ज्यादा एस्पार्टिक एसिड। ब्रीडिंग के जरिए हम इन गुणों को अपनी फसलों में ला सकते हैं। तो मतलब पौधे खुद ही कीड़ों से लड़ने लगते हैं? बिल्कुल। उदाहरण के लिए सरसों की पूसा गौरव किस्म एफिड्स से बचती है। भिंडी की पूसा सावनी और पूसा A4 शूट और फ्रूट बोरर से मुकाबला कर लेती हैं। कमाल है। तो हम ज्यादा अनाज उगा सकते हैं, उसे बीमारियों और कीड़ों से बचा सकते हैं। क्या हम उसे सेहत के लिए और बेहतर भी बना सकते हैं, मतलब ज्यादा पौष्टिक? बिल्कुल, इसे कहते हैं जैव पुष्टिकरण, बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन। हाँ, दुनिया में आज भी करोड़ों लोग हैं जिन्हें पेट भरने को तो मिल जाता है, पर उनके खाने में जरूरी पोषक तत्व, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, इनकी कमी होती है। इसे छिपी भूख या हिडन हंगर कहते हैं। छिपी भूख? हाँ, आयरन, विटामिन ए, जिंक की कमी से बीमारियां होती हैं, उम्र कम होती है, दिमागी विकास रुकता है। बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब है ऐसी फसलें उगाना जिनमें ये पोषक तत्व ज्यादा मात्रा में हो। तो फसलों को ही फोर्टिफाई कर देना? बिल्कुल, जैसे ऐसी मक्का की किस्में बनाई गईं जिनमें लाइसिन और ट्रिप्टोफैन नाम के जरूरी अमीनो एसिड दोगुने थे। गेहूं की एटलस 66 किस्म में प्रोटीन ज्यादा होता है, इसे दूसरी गेहूं की किस्मों को सुधारने में इस्तेमाल किया गया है। ऐसी धान की किस्म भी बनी है जिसमें आम धान से 5 गुना ज्यादा आयरन होता है। 5 गुना ज्यादा आयरन? हाँ, भारत में भी IARI मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने ऐसी कई सब्जियां विकसित की हैं, जैसे ज्यादा विटामिन ए वाली गाजर, पालक, कद्दू, ज्यादा विटामिन सी वाला करेला, बथुआ, सरसों, टमाटर, ज्यादा आयरन और कैल्शियम वाला पालक, बथुआ और ज्यादा प्रोटीन वाली सेम यानी बीन्स और मटर। ये तो बहुत ही जरूरी काम है। अच्छा, पारंपरिक फसलों के अलावा क्या प्रोटीन पाने के कुछ एकदम नए तरीके भी सोचे जा रहे हैं? आपने शुरू में एकल कोशिका प्रोटीन का जिक्र किया था, SCP। हाँ, एकल कोशिका प्रोटीन यानी सिंगल सेल प्रोटीन, SCP, ये भविष्य का एक अहम जरिया हो सकता है। देखिए, दुनिया की आबादी बढ़ रही है, लोग मांस ज्यादा खा रहे हैं और 1 किलो मांस बनाने में 3 से 10 किलो अनाज खर्च होता है। तो सिर्फ खेती से शायद सबकी प्रोटीन की जरूरत पूरी न हो पाए। हाँ, ये तो बड़ी समस्या है। SCP में हम सूक्ष्म जीवों, माइक्रोब्स, जैसे बैक्टीरिया, फंगस या शैवाल यानी एल्गी, इनको बड़े पैमाने पर उगाते हैं। माइक्रोब्स को खाने के लिए? हाँ, ये सूक्ष्म जीव बहुत तेजी से बढ़ते हैं और इनमें प्रोटीन भरपूर होता है। उदाहरण के लिए स्पिरुलिना नाम के नीले हरे शैवाल को फैक्ट्रियों से निकले बेकार पानी, जैसे आलू चिप्स बनाने वाली फैक्ट्री का पानी, पुआल, शीरा, गोबर, यहाँ तक कि गंदे नालों के पानी पर भी उगाया जा सकता है। बेकार चीजों पर उगाकर? हाँ, इससे न सिर्फ प्रोटीन मिलता है बल्कि प्रदूषण भी कम होता है।
ये तो कमाल है। इनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए, एक 250 किलो की गाय दिन में मुश्किल से 200 ग्राम प्रोटीन बनाती है, 200 ग्राम। जबकि सिर्फ 250 ग्राम मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस नाम का बैक्टीरिया अपनी तेज ग्रोथ से एक दिन में 25 टन तक प्रोटीन पैदा कर सकता है। क्या 250 ग्राम से 25 टन? हाँ, पोटेंशियली। जैसे आज हम मशरूम खाते हैं, जो एक तरह का फंगस है, हो सकता है कल हम इन सूक्ष्म जीवों को भी खाने लगे। ये तो वाकई कमाल का आंकड़ा है। और दूसरी नई तकनीक थी ऊतक संवर्धन। टिश्यू कल्चर। ये तो सुनने में ही साइंस फिक्शन जैसा लगता है। हाँ, ऊतक संवर्धन या टिश्यू कल्चर भी कमाल की तकनीक है। ये तब विकसित हुई जब पता चला कि पारंपरिक ब्रीडिंग के तरीके बहुत धीमे हैं और बढ़ती मांग पूरी नहीं कर पा रहे। अच्छा। 1950s के दशक में वैज्ञानिकों ने खोजा कि पौधे की किसी भी छोटे से हिस्से, जैसे पत्ती का टुकड़ा या तने का हिस्सा, जिसे करतोतकी या एक्सप्लांट कहते हैं, उसको अगर सही पोषक घोल में, पोषक घोल, हाँ मतलब खास न्यूट्रिएंट्स, हाँ, जिसमें चीनी, मिनरल, विटामिन, हार्मोन हो और बिल्कुल साफ मतलब रोगाणु मुक्त माहौल में टेस्ट ट्यूब में रखा जाए, तो उससे पूरा का पूरा नया पौधा उगाया जा सकता है। एक छोटे से टुकड़े से पूरा पौधा। हाँ, पौधे की इस क्षमता को कि एक कोशिका या छोटे से हिस्से से पूरा पौधा बन जाए, पूर्ण शक्तता या टोटोपोटेंसी कहते हैं। आम भाषा में कहें तो पौधे की एक कोशिका में ही पूरे पौधे का नक्शा छिपा होता है। वाह! इस तरीके से, जिसे सूक्ष्म प्रवर्धन माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं, एक छोटे से पौधे के हिस्से से कुछ ही हफ्तों में हजारों नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं। हजारों पौधे? हाँ, और ये सारे पौधे बिल्कुल अपने असली माँ पौधे की कार्बन कॉपी होते हैं, यानी जेनेटिक रूप से समान। इन्हें सोमा क्लोन्स कहते हैं। टमाटर, केला, सेब जैसे कई फलों और सब्जियों का इस तरह बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। मतलब एक लैब में हजारों केले के पौधे उगाए जा सकते हैं। ये तो कमाल की बात है, अगर जल्दी फसल चाहिए या किसी खास किस्म को बचाना हो। बिल्कुल। और इसका एक और बड़ा फायदा है, बीमार पौधों से सेहतमंद पौधे तैयार करना। बीमार पौधों से कैसे? मान लीजिए कोई पौधा वायरस से संक्रमित है, लेकिन पौधे का जो सबसे ऊपरी या कली वाला हिस्सा होता है ना, विभजोतक या मेरिस्टेम, वहां अक्सर वायरस नहीं पहुंच पाता। अच्छा, टिप पर वायरस नहीं होता? हाँ, अक्सर। तो अगर हम उस हिस्से को निकालकर टिश्यू कल्चर करें, तो उससे उगने वाला नया पौधा वायरस मुक्त होगा। केला, गन्ना, आलू में ये तकनीक बहुत कामयाब रही है। ये तो बहुत उपयोगी है। वैज्ञानिक इससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। उन्होंने 2 अलग-अलग पौधों की कोशिकाओं को लिया, उनकी बाहरी दीवार, सेल वॉल, उसको एंजाइम से गला दिया, जिससे सिर्फ अंदर का प्रोटोप्लास्ट बचा। प्रोटोप्लास्ट? हाँ, मतलब कोशिका बिना दीवार के। फिर इन 2 अलग पौधों के प्रोटोप्लास्ट को आपस में फ्यूज कर दिया? फ्यूज कर दिया, मिला दिया। हाँ, इससे एक हाइब्रिड कोशिका बनी, जिसे उगाकर एक नया पौधा तैयार किया जा सकता है, जिसमें दोनों असली पौधों के गुण हों। इसे कायिक संकरण यानी सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। 2 पौधों की कोशिकाओं को मिला दिया? ये कैसे संभव है? हाँ, ये संभव है। एक मशहूर प्रयोग में टमाटर और आलू के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करके पोमैटो नाम का पौधा बनाया गया था। पोमैटो मतलब टमाटर और आलू एक ही पौधे पर? हाँ, सोचा गया था कि एक ही पौधे पर टमाटर भी लगेंगे और जड़ों में आलू भी। हालांकि बदकिस्मती से वो पौधा व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हुआ। उसमें दोनों के अच्छे गुण ठीक से नहीं आए। लेकिन ये प्रयोग दिखाता है कि भविष्य में क्या-क्या संभावनाएं हो सकती हैं। पोमैटो भले ही चला नहीं, पर सोच तो कमाल की थी। तो कुल मिलाकर हमारे पास खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए पारंपरिक और आधुनिक तरीकों का पूरा जखीरा है। पशुपालन में बेहतर प्रबंधन और AIMOET जैसी ब्रीडिंग तकनीकें, मधुमक्खी और मछली पालन को बढ़ावा देना, हाँ, पौधों में पारंपरिक ब्रीडिंग से हरित क्रांति लाना, बीमारियों कीड़ों से लड़ने वाली किस्में बनाना और बायोफोर्टिफिकेशन से पोषण बढ़ाना, बिल्कुल और फिर SCP और टिश्यू कल्चर जैसी एकदम नई राहें। सही कहा। मुख्य संदेश यही है कि हमें भविष्य के भोजन जरूरतों को पूरा करने के लिए समझदारी से काम लेना होगा। पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान दोनों का सही तालमेल बैठाना होगा, और ये कोशिश ये लगातार चलती रहेगी, ताकि हम न सिर्फ सबके लिए पर्याप्त बल्कि पौष्टिक और टिकाऊ भोजन का इंतजाम कर सकें। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं।
ये पोमैटो वाला प्रयोग भले ही सफल न हुआ हो, ये दिखाता है कि इंसान पौधों और शायद जानवरों की प्रजातियों के बीच की दीवारों को लांघने की कोशिश कर रहा है। भविष्य में भोजन के लिए ऐसे और प्रयोग होंगे तो हमें किन नैतिक या व्यवहारिक सवालों का सामना करना पड़ सकता है, सोचिएगा जरूर। आज के लिए इतना ही।